गाइस, स्वागत है आप सभी का सीएमआर क्लासेस पे। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगर आपका भी स्ट्रीम है आर्ट्स तो जुड़ जाइए सीएमआर क्लासेस के साथ। सीएमआर क्लासेस लेके आए आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की फुल पैक तैयारी। वादा है मेरा, अगर आप जुड़े रहे सीएमआर क्लासेस से तो आपके 90+ मार्क्स कब पक्के हैं पॉलिटिकल साइंस में। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र, इस चैप्टर के बारे में कुछ समझेंगे। क्या होता है सत्ता, कैसे इसके नए केंद्र उभरे। इससे पहले कि चैप्टर शुरू करूं, थोड़ा मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड समझा दूं। आपको पता ही है कि 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक चला। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति होती है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदय होता है बहुत सारी नई शक्तियों का। इन्हीं शक्तियों का अध्ययन करना है आपको इस चैप्टर में। अगर मैं बात करूं चैप्टर की तो इसमें जो मोस्टली सत्ता के केंद्र होंगे, ये दो पार्ट में हम समझेंगे। पहला राष्ट्र और दूसरा है संगठन। राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रूस, चीन, इजराइल, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। ये जितने भी राष्ट्र के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वर्तमान वैश्विक राजनीति में ये सभी राष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इन सभी राष्ट्रों को एक एक करके हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। साथ ही साथ इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे संगठन भी हैं। संगठन भी दो तरीके से हैं, एक राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्षेत्रीय स्तर के संगठन हैं। यहाँ पर संगठनों के नाम है जैसे आपका यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। ये ऐसे संगठन है जिनसे आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होती है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आइए समझते हैं इन संगठनों को। आज बात करेंगे हम लोग पहले सार्क के बारे में। सार्क जिसका पूरा नाम होता है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आप लोग ये फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि सार्क का पूरा नाम क्या है। क्या है पूरा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साथ ही साथ आपके एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है और वन मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, टिक मार्क क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में चांसेस है कि आपसे बहुत छोटे छोटे फैक्ट भी पूछ लिए जाए, तो फैक्ट में पकड़ होनी बहुत जरूरी है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट है आपके सामने कि इसकी स्थापना, किसके? सार्क, जिसे हिंदी में दक्षेस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपको बता दूं मैं 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगर बात करें इसमें कितने देश आते हैं तो इसमें टोटल पहले 7 देश आया करते थे, जिनमें आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हुआ करता था। मगर 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका अंग बना दिया गया और वर्तमान समय में सार्क में कुल 8 देश आते हैं। साथ साथ आपको याद रखना है कि सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अब अगर बात करें कि सार्क देशों का उद्देश्य क्या है, ये जो जितने भी सार्क देश आते हैं, इनमें 8 कंट्रीज हैं, इन 8 कंट्रियों का उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दूं कि ये 8 देश क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनका जो और उद्देश्य है इनके, जैसे आर्थिक सहयोग करना है, लोग जो एशियन के कंट्रीज में जो लोग रहते हैं इनके कल्याण के लिए आगे बढ़ना है और सांस्कृतिक विकास करना है अपना। साथ ही साथ ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अपने आंसर में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। मैं आपको समझा देता हूं कि अगर बात आई आसियान के उद्देश्य, अगर बात आए सार्क के उद्देश्य की, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि सार्क प्रॉपर आप इस तरीके से फॉर्मेट लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से भी डील कर सकते हैं। ठीक, पहले आप इंट्रो दे देंगे सार्क है क्या, देन उसके बाद सार्क के उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग, यानी कि सार्क में जितने भी जो 8 देश आते हैं इनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। साथ ही साथ आर्थिक सहयोग, एक दूसरे की इकोनॉमिकली हेल्प करना, मदद करना। आपको पता है कि कैसे नेपाल में जब भूकंप आया था तो इंडिया ने उसकी हेल्प की थी। इवन अभी जो पाकिस्तान में इकोनॉमिकली क्राइसिस आ रहा है उसमें हेल्प कर रहा है इंडिया। साथ साथ श्रीलंका में जब आर्थिक जो तंगी आई थी उसमें भी भारत ने मदद की थी। इन इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना भी इसका एक लक्ष्य है। साथ साथ सांस्कृतिक विकास करना, एक देश के कल्चर को दूसरे देश के कल्चर से जोड़ के बढ़ावा करना, उसको बढ़ावा देना, ये भी इनका उद्देश्य है। अगर बात करें सार्क की चुनौतियों की, तो सार्क के सामने सबसे पहली जो बड़ी चुनौती है वो है सीमा विवाद। आपको पता है कि सार्क में मोस्टली बहुत कंट्रीज ऐसी हैं ज्यादातर जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद आप सभी जानते होंगे। साथ साथ नेपाल, जो जिसको नेपाल और भारत का जो सीमा विवाद है वो काला पानी को लेकर है। बांग्लादेश के साथ हमारी बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चलते हैं। साथ ही साथ श्रीलंका का जो तमिली संघर्ष है उससे आपने पढ़ा होगा अपनी पिछली कक्षाओं में। और तो मेन पॉइंट है हमारा कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीमा विवाद। इसके साथ साथ और चुनौती है नदी जल विवाद। आपको पता है कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये 2 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम तिब्बत से होता है और फिर ये भारत में प्रवेश करती हैं, फिर पाकिस्तान होती हुई बह जाती हैं।
सिंधु नदी निकल के पाकिस्तान जाती है और ब्रह्मपुत्र निकल के बांग्लादेश होते हुए भारत की तरफ आती है। ऐसे में इन नदियों के जल का बंटवारा ये भी इस क्षेत्र में एक विवाद का मुद्दा बना रहता है। इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी जो चिंता का विषय वो है कि सार्क की जो बैठकें हैं वो नियमित रूप से नहीं होती। पिछले कुछ दशकों से सार्क की बैठकें अनियमित तरीके से हो रही हैं। इस संगठन की तरफ इन देशों में से कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। इसके पीछे कुछ अपने मूलभूत कारण है। कारण ये भी हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो भी इसका सदस्य है और भारत और पाकिस्तान जो दो बड़े देश इसके सदस्य हैं, किंतु वर्तमान कुछ समय से इन दोनों देशों के बीच आपसी मतभेद के कारण इसकी जो बैठकें हैं वो नियमित रूप से नहीं हो पा रही हैं। अब अगर बात करें भारत, ये अगला पॉइंट यही है आपका कि भारत और पाकिस्तान के संबंध, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सार्क के सभी देशों में दो सबसे बड़े देश हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच ही जो मतभेद है उसके कारण जो सार्क है वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब बात करेंगे अपने दूसरे संगठन के बारे में जिसका नाम है आसियान। आसियान जिसकी फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। याद रखिएगा, एक नंबर में ये पक्का पूछा जाता है कि इन संगठनों के पूरे नाम क्या हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। उसके बाद अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा घोषणा पत्र? बैंकॉक घोषणा पत्र के कब हुआ था ये? अगस्त 1967, अगस्त 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 5 देश, कितने देश? 5, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने अगस्त 1967 में थाईलैंड घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और ग्रुप बनाया आसियान, जिसको बाद में 5 और देशों ने ज्वाइन किया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई और म्यांमार। और वर्तमान समय में आसियान में कुल 10 देश आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आसियान, जिसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा अगस्त 1967 में की गई थी। इसमें कुल 10 सदस्य आते हैं, जिनमें आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस सम्मिलित हैं। अब अगर बात करें आसियान के उद्देश्यों की, तो आसियान का भी वही उद्देश्य है कि सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जितने भी इसके 10 सदस्य देश हैं, इनके बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। साथ ही साथ सामाजिक सांस्कृतिक विकास, जितने भी ये 10 कंट्रीज हैं, इनके बीच आपसी सामाजिक और सांस्कृतिक जो अदला बदली है, आयात निर्यात है, वो उसे बढ़ावा देंगे। साथ साथ क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। इस क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना, आपको पता ही है कि मोस्टली इनमें से ज्यादा देश ऐसे हैं तो दक्षिण चीन सागर में आते हैं और दक्षिण चीन सागर में चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहा है। तो ऐसे में उसकी चुनौती का भी सामना ये कर रहे हैं। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट आपके सामने होगा, जिसे कहते हैं आसियान शैली। क्या कहते हैं? आसियान शैली। अभी आसियान शैली होती क्या है, तो आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आपको याद रखना है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण है। आसियान के 10 देश कैसे हैं? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक उदाहरण है। यह शैली दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती और इसी शैली को हम आसियान शैली के नाम से जानते हैं। ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको जानकारी सारी अच्छी लगी, मैं एक बार से फटाफट से रिकैप कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं सत्ता के नए केंद्र। केंद्र 2 तरीके से पढ़ेंगे, राष्ट्र और संगठन के रूप में। ये पहली वीडियो थी हमारी जिसमें हमने सार्क और आसियान के बारे में देखा। अगली वीडियो में मैं आपके लिए यूरोपीय यूनियन लेके आऊंगा, साथ ही साथ हम ब्रिक्स की बात करेंगे, फिर इन सभी कंट्रीज को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए CMR क्लासेस के साथ। अगर आप भी इस बार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी वीडियोस, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए बाय बाय।